वहीं डीएमके भी सत्ता बरकरार रखने के लिए जोरदार प्रचार करने में जुटी हुई है। कांग्रेस की बात की जाए और टीवीके की, तो वो भी सक्रिय नजर आ रहे हैं इस चुनाव में, जिससे चुनावी लड़ाई जो है और भी ज्यादा रोचक होती हुई नजर आ रही है। तो इसी पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से सौरभ दत्ता और चेन्नई से निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, जिस प्रकार चेन्नई में गर्मी बढ़ रही है, उसी तरह से सियासी जो सरगर्मी है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप और किस प्रकार से अपनी अपनी जीत के दावे दोनों ही ओर से किए जा रहे हैं लगातार। देखिए, बिल्कुल तमिलनाडु में 23 तारीख को वोटिंग होनी है और 23 तारीख तक तापमान में बढ़ोतरी जिस हिसाब से हो रही है, उसी तरीके से सियासी सरगर्मी भी यहाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और पहले यहाँ की स्थानीय पार्टियाँ AIADMK और DMK के बीच मुकाबला चल रहा था। दोनों के बड़े नेता, चाहे EPS की बात करें या MK स्टालिन की बात करें, जगह जगह जा रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय पार्टियाँ जो इनके साथ गठबंधन में हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या BJP की बात करें, राष्ट्रीय नेताओं के भी दौरे लगने शुरू हुए। बीजेपी में बात की जाए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सबसे पहले दौरे पर आए और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरकोइली में रोड शो करके और फिर कल कोयम्बटूर में उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। और उसके बाद हमने देखा है राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता, उन्होंने 3 रैलियां कल की हैं और आने वाले कल में वो 4 रैलियां करने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बात की जाए तो शिवपुरी के बाद अब चेन्नई में मइलापुर विधानसभा में वो वहाँ पर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, पूर्व गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, उनके लिए रोड शो करने जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि तमिलनाडु में पूरी तरीके से सियासी जो पारा है वो बढ़ता चला जा रहा है और राजनीतिक संगठन जो है अपनी अपनी ताकत पूरी तरीके से लगा रहे हैं। लेकिन अगर मुद्दों की बात की जाए तो दोनों तरफ लगभग शुरुआत से लेकर आज तक एक ही मुद्दा चल रहा है। एक तरफ DMK और कांग्रेस गठबंधन NDA को घेर रही है तमिल अस्मिता को लेकर और खासकर तमिल विरोध को लेकर, और जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था कि तमिलनाडु के साथ अन्याय होगा, सीटों की बढ़ोतरी नहीं होगी, तो दूसरी तरफ NDA लगातार DMK को करप्शन पे घेर रहा है, परिवारवाद पर घेर रहा है। इसके साथ ही बात की जाए तो महिला बिल जो संसद में गिरा है उसको लेकर कल प्रधानमंत्री ने भी अपने मन से बात कही, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज यही बात कही। और कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से DMK हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इनको और TMC हो, तो इनको कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही है। और खासकर महिला विरोध में जो इन लोगों ने जिस तरीके से बिल्कुल निशांत, जिस तरह से महिला विरोधी एक तरह से चेहरा दिखता हुआ नजर आया है विपक्षी पार्टियों का, वो एक बड़ा मुद्दा बन गया है। क्योंकि महिलाओं को उनके अधिकार देने की बात, महिलाओं के लिए तमाम पॉलिसीज की बात ये पार्टियां लगातार करती रही हैं, लेकिन जब महिलाओं को उनका असल अधिकार देने की बात आई तो वो पीछे से खिसकती भी नजर आई। तो इस मामले को भी, इस बात को भी तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो हर मंच से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल भाजपा नेता इसको हर मंच से उठा रहे हैं और चूंकि DMK ने पहले से इस बिल का विरोध कर दिया था और बिल का विरोध करने के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर तमिलनाडु में जगह जगह काले झंडे अपने दफ्तरों की बात करें, आवास की बात करें, DMK नेताओं ने लगाए थे और काली पट्टी बांधी थी। और जब ये बिल सदन में पारित नहीं हुआ तो उसके बाद तमिलनाडु में DMK की ओर से जश्न मनाया गया। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा कि किस तरीके से महिला विरोधी एक तरीके से काम किया है DMK और इसके गठबंधन के सहयोगी जो कांग्रेस है उसने भी पूरी तरीके से सदन में इस बिल का विरोध किया है। तो बीजेपी इस बिल के विरोध में DMK की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, तमिलनाडु में पूरी तरीके से घेरने में लगी हुई है। और सबसे कल बड़ी बात ये थी, प्रधानमंत्री कोयम्बटूर नॉर्थ सीट पर रैली कर रहे थे। कोयम्बटूर नॉर्थ सीट बीजेपी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानिती श्रीनिवासन की है। तो ऐसे में ये मुद्दा और ज़्यादा कल बढ़ चढ़कर सामने आया और बीजेपी की ओर से हमने देखा है कि किस तरीके से चाहे केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो या फिर मुख्यमंत्री हो, जितने भी महिला नेता हैं लगातार इन तमाम पार्टियों का विरोध करते हुए नजर आ रही हैं। NDA की ओर से इन तमाम पार्टियों का विरोध किया जा रहा है कि आखिर महिला आरक्षण बिल का इतना विरोध क्यों, क्योंकि सदन में लंबे समय से महिला आरक्षण बिल को लेकर बहस जरूर चली आ रही है। हर पार्टी कहती है महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन
जब जब ये बिल आया है इस बिल का विरोध हुआ है। और ऐसे में अगर भारत में आधी आबादी सशक्त नहीं होगी तो विकसित भारत का जो संकल्प है वो कैसे पूरा होगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे तो वेदों में भी कहा गया, यत्र नार्य पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक दल इस तरीके की सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसी विचार को लेकर हम हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं सौरभ दत्ता भी पश्चिम बंगाल से। सौरभ, पुरुलिया से लेकर झारग्राम तक देखा जाए तो जंगल महल की जो माटी है एक बार फिर से सत्ता की दिशा तय करने को तैयार है, और इस बार 40 सीटों पर मुकाबला जो है अब सिर्फ भाजपा बनाम तृणमूल का नहीं है, बल्कि बदलते जो समीकरण है, सामाजिक समीकरण, कल्याणकारी योजनाएं और जो महिलाओं के बीच गहराता असंतोष है, इसके बीच सीधी भिड़ंत बन चुका है। देखिए, बांकुड़ा, पुरुलिया और झारग्राम, ये जो जंगल महल बेल्ट के हिसाब से बंगाल में जानी जाती है, इस जंगल महल के जो जो सीटें हैं, उन सारी सीटों में इस बार भाजपा अच्छा करेगी ऐसा कहा जा रहा है। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि बंगाल में और किसी भी जिले में भाजपा का क्या रिजल्ट होगा वो तो आने वाला चुनाव तय करेगा, लेकिन बांकुड़ा, पुरुलिया और झारग्राम, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में भाजपा बहुत अच्छा करने वाली है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि उनके जो रोड रैलीज जो हो रहे हैं, जिस तरीके से जनता में भाजपा को लेकर एक उच्छ्वास है, उसको लेकर ये माना जा रहा है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले बांकुड़ा के बड़जरा में रैली की है और फिर अभी पुरुलिया का रैली चल रहा है, उन 2 जिलों में और फिर झारग्राम में भी एक रैली है, तो इन सारी जो मंच से, दोनों मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के जो मुद्दे हैं, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे वो नारी सुरक्षा का मुद्दा हो, वो सारे कानूनी व्यवस्था का मुद्दा हो, उन सारी बातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी के ऊपर आलोचना, टीएमसी के जो कार्यकाल है उसके ऊपर तो आलोचना किए ही है, लेकिन साथ साथ जो लोकल मुद्दे हैं, जैसे बांकुड़ा और पुरुलिया में पानी का बड़ा समस्या है। आप मानिए कि वहां पे पिछले कई वर्षों से पानी के लिए तरस रही है जनता। उन सारी बातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया के मंच से कहा कि पानी जहां पे सीता कुंड है, उस धरती पर पानी के लिए तरस रही है जनता, और किसानों की जो जमीन है उस पर तृणमूल की सिंडिकेट राज का कब्जा हो रहा है। तो अगर भाजपा की सरकार आती है तो इन सारी बातों से आम आदमियों को राहत मिलेगा, और ये जो 2 बेल्ट है इसमें आदिवासी समुदाय का भी एक बड़ा प्रभाव नजर आता है। तो और इसीलिए सौरभ, भाजपा के लिए जंगल महल जो है वो सिर्फ चुनावी क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि सत्ता तक पहुंच का गेटवे है। और तृणमूल की हम बात करें तो उसके लिए साख बचाने की जंग है। देखिए, इससे और एकदम आपने सही बताया। साथ ही साथ और एक बात है कि महिला आरक्षण बिल, कल जो महिला आरक्षण बिल का परसों जो विरोध हुआ, और टीएमसी खुलेआम कह रही है कि भाजपा ने बंगाल में भाजपा का जो लहर है उसको देखकर टीएमसी ने इस बिल का विरोध किया है। ये साफ तरीके से सीएम ममता बनर्जी ने कल रैलीज में कहा कि आप बंगाल लेना चाहते हो तो हम दिल्ली दखल करेंगे, तो इसलिए हम टीएम जो रैलीज जो बिल है, आरक्षण बिल है, उसका विरोध किए और अपने सांसदों को कहा कि इस बिल के अगेंस्ट में वोट दीजिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक पार्टी जो अपनी निजी स्वार्थ के लिए, जो जनहित में देश के हजारों करोड़ों महिलाओं का जो हित कर सकता था, जो बिल, उसके चलते अड़चन पैदा किए, और इसी के चलते आज ये जो जेलें हैं, ये जो आज जहां पे रैलीज हो रहा है, ये बंगाल के पिछड़े वर्ग के जेले भी माने जाते हैं। बंगाल के जितने भी जिले हैं, बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम ऐसे जिले हैं जहां पे माना जाता है कि ये पिछले स्तर के जिले हैं, इनको आगे लाना चाहिए। अगर महिला आरक्षण बिल संसद में पास होता, टीएमसी अगर विरोध नहीं करता, तो क्या होता? तो इन पिछले वर्ग जिलों से जो रिप्रेजेंटेटिव आते, उनका और भी ज्यादा प्रतिनिधित्व देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, देश के लोकसभा में
सांसद के हिसाब से, विधायक के हिसाब से उनका और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होता। जितना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा, महिलाओं का जितना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा, उतना ज्यादा वो जिला बढ़ेगा, उतना ज्यादा वो विधानसभा क्षेत्र बढ़ेगा, उतना ज्यादा एक राज्य बढ़ेगा। लेकिन जहां ममता बनर्जी खुलेआम कह रही है कि आप यहाँ पे एग्रेसिव हो रहे हो, यहाँ पे बीजेपी का लहर दिख रहा है, आपको पॉलिटिकली रोकने के लिए आपने एक बिल को रोक दिया। और उसी बात का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी कहा कि ये काफी एक दुखदजनक बात है कि महिलाओं का जहाँ पे उन्नत विकास का बात हो रहा है, जब महिलाओं को आगे लाने की बात हो रहा है, तब एक राज्य की जो महिला मुख्यमंत्री है वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट गेन करने के लिए इस बिल का विरोध कर रहा है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर आज दोनों सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के सामने बीजेपी का पक्ष रखा। और इसी के साथ इन दोनों रैलीज में भी आप एक तरफ से आप कह सकते हैं कि पिछले जो रैलीज थे उससे ज्यादा यहाँ पे लोगों का जन सैलाब देखने को, बिल्कुल जन सैलाब देखने को मिला और प्रधानमंत्री की ओर से एक भावनात्मक अपील भी देखने को मिली। निशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, जब हम मुद्दों की बात करते हैं तो कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो इस समय धरातल पर सबसे ज्यादा उभरे हुए हैं? क्योंकि हम जब भाजपा की रैलियों में बात देखते हैं तो बात सिर्फ और सिर्फ विकसित भारत की होती है, विकसित भारत 2047 तक कैसे पहुंचा जाए, बात होती है महिलाओं के सशक्तिकरण की। देखिए, अगर मुद्दों की बात करें तो तमिलनाडु में सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है। लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से तमिलनाडु में पिछले कुछ सालों में खराब हुआ है, उसको लेकर एनडीए जो है वो जमीन पर जाकर इस पूरे माहौल को बनाने का काम कर रही है। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मंच से महिला सुरक्षा को लेकर बातें कही और हर दिन अखबार में कोई ना कोई ऐसी खबर जरूर आती है तमिलनाडु की अगर बात की जाए महिला सुरक्षा को लेकर। तो एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन की, तो जो मुद्दा बनाया जा रहा है वो स्थानीय बनाम बाहरी का बनाया जा रहा है। डीएमके का कहना है कि एआईएडीएमके पूरी तरीके से दिल्ली से संचालित होगी अगर तमिलनाडु में सरकार बनता है। तो एक तरीके से डीएमके अपने उसी पुराने पैटर्न पे चुनाव लड़ना चाह रही है जिस पर वो लगातार लड़ती हुई आई है। तमिल अस्मिता, तमिल लैंग्वेज को लेकर हिंदी थोपना, और ये आज से नहीं, जब से डीएमके का निर्माण हुआ है तब से डीएमके की सियासत का हिस्सा रहा है। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की और एआईएडीएमके की, तो वो नए मुद्दों पर बात कर रहे हैं, भविष्य के मुद्दों पर बात कर रहे हैं और किस तरीके से तमिलनाडु को भविष्य में बेहतर बनाया जाए और खासकर यहाँ के लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की जा रही है। ऐसे में मुद्दों दोनों तरफ से मुद्दे उछाले जा रहे हैं, लेकिन अहम है कि जनता किस पर ज्यादा विश्वास करती है। अगर मैनिफेस्टो की बात करें तो दोनों तरफ बड़े बड़े वादे हैं। आखिर एक तरफ जो है 8,000 रुपए की बात की जा रही है, दूसरी तरफ फ्रिज देने की बात की जा रही है, स्कूटी के लिए 25,000 रुपए देने की बात कही जा रही है। तो दोनों तरफ से जनता को फ्री वीज की भी बात कही गई है। और ऐसे में जो थर्ड फैक्टर यहाँ पर आ जाते हैं एक्टर विजय जो द्रविड़ राजनीति तमिलनाडु की है उसको चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरीके से नए तरीके की वो बात कर रहे हैं, जेनजी की बात कर रहे हैं, नेपाल में हुए प्रोटेस्ट में जो जिस तरीके से बदलाव आया है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये तीन फैक्टर तमिलनाडु की सियासत में फिलहाल काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 4 मई को जो वोटर है वो अपना जब फैसला सुनाएंगे तब तय होगा कि आखिर जनता ने किस पर भरोसा किया। बिल्कुल, ये तो 4 मई को ही देखने को मिलेगा कि आखिर जनता ने किस पर भरोसा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। सौरभ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अभी आगे भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।